हेलो एवरीवन, मैं हूं विवेक राज और स्वागत है इस मेरे अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय विवेक सर पे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। तो आखिर कौन कौन ऐसे फैक्टर है जिस पे हमारा रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था रेट ऑफ रिएक्शन, हम जाने थे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करते थे ये भी हमने जाना था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जिस पे हमारा रेट ऑफ रिएक्शन निर्भर करता है। तो ऐसे देखा जाए तो आज के वीडियो में हम 6 से 7 फैक्टर डिस्कस करेंगे, लेकिन उनमें से 2 ही फैक्टर इम्पॉर्टेंट हैं जो कि हमें डिटेल वे में पढ़ना है। तो पहला है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और दूसरा है टेम्परेचर। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टेम्परेचर पे दोनों पे डिटेल डिस्कशन होगा। तो यहाँ अगर हम बात करें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की, तो आने वाले 4-5 लेक्चर जो हैं वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर बेस्ड होगा और उसके बाद जो 2-3 वीडियो होगा वो टेम्परेचर पे बेस्ड होगा। तो अब जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। तो जो सबसे पहला फैक्टर है जिस पे रेट ऑफ रिएक्शन हमारा डिपेंड करता है वो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो हम हेडिंग देंगे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो सबसे पहला हमारा फैक्टर है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो जनरली देखा गया है कि अगर हम रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा लेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हम ज़्यादा लेते हैं तो रिएक्शन का रेट क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी ज़्यादा अमाउंट लेंगे रिएक्टेंट का तो रिएक्शन का स्पीड क्या होगा, ज़्यादा होगा। कारण क्या है कि ज़्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होगा तो ज़्यादा कोलिजन होगा, कोलिजन ज़्यादा होगा तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में ज़्यादा कन्वर्ट होगा, और रिएक्टेंट जब ज़्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो हम कहेंगे रिएक्शन का रेट क्या है, ज़्यादा है। तो जनरली हम क्या लिख सकते हैं, जनरली हमेशा नहीं कर सकते हैं, लेकिन जनरली जो रेट ऑफ रिएक्शन है क्या कर सकते हैं, इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो रेट ऑफ जो रिएक्शन है वो इंक्रीज होता है कब, जब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं। तो जितना ज़्यादा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन लेंगे उतना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। तो हमेशा नहीं होता है, जनरली हम लिखे हैं यहाँ पर। तो ये आपका पहला पॉइंट है। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो कभी कभी क्या होता है ना कि अगर हम कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो कभी कभी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रेट क्या हो जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन घट जाता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन को ROR से लिख रहे हैं हम लोग। तो आप कोशिश करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन को ज़्यादातर केस में ROR लिखने का कोशिश करेंगे। तो पहला चीज़ हमने क्या देखा, जनरली रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा रिएक्शन का रेट उतना ज़्यादा होगा। अक्सर ऐसा ही देखा जाता है, जैसे अगर हम रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डबल करते तो रिएक्शन का रेट भी डबल हो जाएगा। यानी हम कहेंगे कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि अगर रिएक्शन का कंसंट्रेशन 2 गुना करेंगे तो रेट क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, यानी 4 टाइम से इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ
कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन के स्क्वायर के। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम कंसंट्रेशन 3 गुना करें, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है। तो ये क्या है कि कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। इस चीज़ के बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। इस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे आगे 4-5 वीडियो आने वाला है। तो 4-5 वीडियो पूरा हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से। तो अभी बस जानेंगे कि किस तरह से डिपेंड करता है। तो दूसरा है रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, घट रहा है, उल्टा हो जा रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आप कंसंट्रेशन डबल कीजिए, रेट ऑफ रिएक्शन हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन के रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के क्या है, रेट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं और रेट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है। और कभी कभी तो ऐसा होता है, जो तीसरा केस ऐसा भी हो सकता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है ना वो अनअफेक्टेड होता है। मतलब कंसंट्रेशन बढ़ाए चाहे घटाए, रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। तो हम क्या लिख सकते हैं तीसरा पॉइंट में, रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन अनअफेक्टेड विथ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो कंसंट्रेशन बढ़ाए चाहे घटाए, रेट पे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है रिएक्टेंट। और कभी कभी एक जो केस आएगा ऐसा कि रेट ऑफ रिएक्शन सभी रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करेगा। अगर कोई रिएक्शन है उसमें एक से ज़्यादा रिएक्टेंट है प्रेजेंट है, तो एक रिएक्टेंट पे रेट डिपेंड करेगा लेकिन दूसरे रिएक्शन पे रेट डिपेंड नहीं करेगा। या कभी कभी होगा कि दोनों पे रेट डिपेंड करेगा। तो एक केस ऐसा भी होगा जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन वन और ऑल और none of concentration of reactant। तो ऐसा भी हो सकता है कि जब आपको रिएक्शन दिया हो तो किसी एक पे डिपेंड कर रहा है, एक रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, दूसरे पे रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। कभी ऐसा भी हो सकता है जितना भी रिएक्टेंट है सबके कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। और कभी ऐसा भी हो सकता है कि किसी भी रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन वन और ऑल और नन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ऐसा भी है। तो जनरली कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे इतना ही बातें हैं और इसको हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे अगले वीडियो पे, जिसपे कि 4-5 वीडियो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे आने वाला है और ये सबसे बड़ा टॉपिक होने वाला है। ठीक है। तो पूरा का पूरा जो वीडियो जो बेस्ड होगा वो किस पे बेस्ड होगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे। ज़्यादातर न्यूमेरिकल जो आएगा वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे होगा, जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो रेट लॉ इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम लोग अगले वीडियो पे बात करेंगे। तो इस तरह से हमारा रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा था। अब हम लोग पढ़ेंगे हमारा दूसरा फैक्टर, टेम्परेचर। तो हमारा जो दूसरा फैक्टर है वो है टेम्परेचर। तो आखिर टेम्परेचर पे रेट ऑफ रिएक्शन किस तरह से डिपेंड करता है। तो जनरली हम ये जानते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है। कोई भी रिएक्शन टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन जल्दी होता है। कारण है कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है।
तो नहीं, बहुत सारे रिएक्शन ऐसे होते हैं जो हाई टेम्परेचर पे होते हैं। कारण है कि रिएक्शन का रेट क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो जनरली हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो तो हम क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी अगर इंक्रीज हो गया तो वो जल्दी से क्या होगा, कोलिजन होगा। वो ज़्यादा, अगर एनर्जी ज़्यादा आ गया रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास तो क्या होगा, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का कोलिजन बढ़ जाएगा। और कोलिजन बढ़ जाएगा तो रिएक्टेंट अब ज़्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, और ज़्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो रिएक्शन उतना ज़्यादा होगा। इस कारण से रिएक्शन का रेट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ने से रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। यानी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का जो मोशन हो जाता है वो रैंडम मोशन में आ जाता है, जिसके चलते रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। यानी ज़्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो जनरली ऐसा देखा गया है कि अगर हम हर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएं तो 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है या तो 2 गुना हो जाता है या तो 3 गुना हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं ऑन राइज ऑफ टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेल्सियस, ऑन राइज ऑफ टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेल्सियस the rate of reaction becomes 2 times और 3 times। तो रेट ऑफ रिएक्शन या तो ट्वाइस हो जाएगा या तो थ्राइस हो जाएगा, जिसको हम लोग टेम्परेचर कोफिशिएंट के रूप में जानते हैं। अगर टेम्परेचर कोफिशिएंट 2 होगा तो यानी रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अगर टेम्परेचर कोफिशिएंट 3 होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। और टेम्परेचर को भी हम लोग बहुत डिटेल वे में स्टडी करेंगे, जहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे आरहेनियस इक्वेशन। तो ये सब जो चीज़ मिलेगा कि 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन 2 गुना हो जाएगा या 3 गुना हो जाएगा, यानी ये जो टेम्परेचर कोफिशिएंट पढ़ेंगे ये कहाँ से पढ़ेंगे, आरहेनियस इक्वेशन से। तो आपको आगे देखने को मिलेगा आरहेनियस इक्वेशन। तो आरहेनियस इक्वेशन में क्या आपको देखने को मिलेगा, एक इक्वेशन मिलेगा जिसमें कि क्या होगा, K इक्वल टू AE माइनस EA बाय RT। तो ऐसा आपको एक इक्वेशन देखने को मिलेगा कि ये K क्या है, कांस्टेंट है, रिएक्शन कांस्टेंट है। A क्या है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है। E क्या है, एक्सपोनेंट है। और EA क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। तो आपको एक्टिवेशन एनर्जी को भी बहुत सुनने को मिलेगा आगे जब हम टेम्परेचर को डिटेल वे में स्टडी करेंगे। R क्या है, मोलर गैस कांस्टेंट, और T क्या है, टेम्परेचर है। तो इस पे हम लोग काम करेंगे, ठीक है, ग्राफ बनाएंगे इस इक्वेशन पे। तो ये था हमारा दूसरा फैक्टर, टेम्परेचर। तो जनरली हमने क्या देखा कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। कैसे बढ़ता है, अगर टेम्परेचर 10 डिग्री से बढ़ा दे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, लगभग 2 गुना हो जाएगा या तो 3 गुना हो जाएगा। अब हम चलते हैं हमारा अगला फैक्टर पे। तो हमारा जो अगला फैक्टर होगा, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो अब हमारा तीसरा फैक्टर होने वाला है प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो कैटलिस्ट की उपस्थिति से क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन में परिवर्तन होगा। यानी अगर हम कैटलिस्ट लेते हैं तो कैटलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देगा। तो जनरली हम पॉजिटिव कैटलिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, नेगेटिव कैटलिस्ट के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। अगर नेगेटिव कैटलिस्ट का यूज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, घट जाएगा। तो हम जनरली यहाँ पर कैसे कैटलिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं,
पॉजिटिव कैटलिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये कैटलिस्ट क्या है, व्हाट इज कैटलिस्ट, तो आगे एक आध वीडियो कैटलिस्ट पे भी देखने को मिलेगा। तो कैटलिस्ट क्या है, द सब्सटेंस विच changes the rate of reaction या which alters the rate of reaction, the substance which increases the rate of reaction, rate of reaction, the substance which increases the rate of reaction are called catalyst। तो ऐसे कैटलिस्ट को हम लोग पॉजिटिव कैटलिस्ट के श्रेणी में रखते हैं। तो आखिर कैटलिस्ट किस तरह से काम करता है, तो कैटलिस्ट क्या करता है कि रिएक्शन को एक न्यू पाथवे देता है, रिएक्शन को एक न्यू पाथ देता है, ठीक है, जिससे कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या होते हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, एक अलग रास्ते से कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। तो वो जब वो नया पाथ क्या कह सकते हैं, जब नया पाथ के द्वारा जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट बनता है कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो वहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, इस कारण से रिएक्शन जल्दी हो जाता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि कैटलिस्ट सेट अप न्यू पाथ फ्रॉम reactant to product by lowering activation energy। तो कैटलिस्ट क्या सेटअप करता है, कैटलिस्ट सेटअप न्यू पाथ फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी। तो जो नया पाथ से कैटलिस्ट ले जा रहा है रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में, तो वहाँ पर क्या करता है जो रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी है वो क्या करता है, कैटलिस्ट घटा देता है। तो देखिए कैसे होता है, ग्राफ से समझते हैं हम। तो जैसे हम यहाँ पर लेते हैं रिएक्टेंट, ठीक है, रिएक्टेंट हमारा क्या है, जैसे रिएक्शन हो रहा है ए और क्या बन रहा है, प्रोडक्ट पी, किसके प्रेजेंस में, एक बार विदाउट प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट और एक बार प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो कोई भी रिएक्शन को जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना है, ठीक है ना, जैसे ये ए है, ठीक है, इसका एनर्जी ये है, ठीक है, और एक प्रोडक्ट है पी और इसका एनर्जी क्या है, ये है। तो रिएक्टेंट से ज़्यादा एनर्जी प्रोडक्ट का है। तो कोई भी रिएक्टेंट अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा तो डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं करेगा, यानी इतना एनर्जी चाहिए कि वो किस में कन्वर्ट हो जाए, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो उसको एक एक्स्ट्रा एनर्जी मिलना चाहिए, तब जाके वो रिएक्टेंट क्या होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, ठीक है ना। यानी ये जो एनर्जी को कहेंगे हम लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी, अगर उसको थ्रेशोल्ड एनर्जी, इतना एनर्जी अगर हम सप्लाई कर देंगे तब वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो यहाँ से एक रास्ता के द्वारा वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट गया, जब उसको एनर्जी सप्लाई हुआ, कितना एनर्जी सप्लाई हुआ, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए इतना एनर्जी सप्लाई करना पड़ा ना, इतना एनर्जी को। तो ये जो एनर्जी हम सप्लाई किए, इसी एनर्जी को कहते हैं हम लोग क्या, एक्टिवेशन एनर्जी। क्या कहते हैं हम लोग, ये से डिनोट करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है, इतना एनर्जी तो देना पड़ेगा तब जाके रिएक्शन होगा, यानी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी हम दे रहे हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंचाने के लिए, उसी को कहते हैं हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी। तो एनर्जी किसको दे रहे हैं, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को दे रहे हैं। तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को जो एडिशनल एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं ताकि वो थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंच जाए और इस रास्ते से वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाए, तो इस एडिशनल एनर्जी को हम लोग कहते हैं क्या, एक्टिवेशन एनर्जी। तो अगर हम कैटलिस्ट लेंगे, अगर हम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में अगर हम काम करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिया कैटलिस्ट, ठीक है। तो जब हम कैटलिस्ट का उपयोग करेंगे तो एक नया रास्ता ही देगा। तो रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट बनेगा, मतलब इसको एक नया रास्ता सेटअप करेगा, कैटलिस्ट सेटअप न्यू पाथ।
तो जब हम कैटलिस्ट का यूज करेंगे रिएक्शन में, तो ये रिएक्टेंट को प्रोडक्ट जब बनाएगा तो एक नए रास्ता से बनाएगा, यानी इस रास्ता से ले गया, ठीक है। तो एक नया रास्ता के द्वारा ये रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ जो एनर्जी है वो क्या लग रहा है, पहले से कम लग रहा है। तो कैटलिस्ट लेने से क्या करता है कि कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्टेंट के एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है, लोअर कर देता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है ना। तो रिएक्टेंट को जो हम एक्टिवेशन एनर्जी दे रहे थे उसके एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर दिया, कैटलिस्ट कम कर दिया, और इस तरह से रिएक्शन जल्दी हो जाता है। तो इधर हम लोग ले रहे हैं एनर्जी, क्या ले रहे हैं, इधर एनर्जी ले रहे हैं। तो जनरली हम यहाँ पर क्या पढ़ें कि रेट ऑफ रिएक्शन और कैटलिस्ट में कैसा संबंध है, रिलेशन है। कैटलिस्ट क्या कर रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर दे रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है कि नहीं। तो जैसे एक हम एग्जांपल देखते हैं, जब हम सल्फ्यूरिक एसिड का मैन्युफैक्चर पढ़ेंगे कॉन्टैक्ट प्रोसेस के द्वारा, तो यहाँ पर क्या होगा कि SO2 जो है सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है ना, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, SO3 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस जो सल्फ्यूरिक एसिड का मैन्युफैक्चर करते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस के द्वारा, तो इसमें से एक रिएक्शन ऐसा आपको आएगा कि जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन करवाना है SO3 में, और यहाँ पर एक कैटलिस्ट लेते हैं NO। तो इसमें देखा गया है क्या कि जो NO है वो क्या है, हमारा कैटलिस्ट है। तो NO का मात्रा जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे रिएक्शन का रेट उतना ज़्यादा बढ़ेगा, यानी कैटलिस्ट का मात्रा जो NO है उसका अमाउंट जितना ज़्यादा लेंगे रिएक्शन उतना जल्दी होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कैटलिस्ट, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा हर केस में नहीं देखा गया है, लेकिन जनरली ऐसा देखा गया है, इस और भी बहुत सारे केस में देखा गया, लेकिन सारे केस में ऐसा नहीं होता कि कैटलिस्ट ज़्यादा लेते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। लेकिन ऐसा देखा गया है कुछ रिएक्शन में भी कि कैटलिस्ट का अमाउंट जितना ज़्यादा लेंगे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा, यानी कैटलिस्ट लेने पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो ये था हमारा तीसरा फैक्टर। अब हम चलते हैं हमारा फोर्थ फैक्टर पे। तो ये तीन फैक्टर जो कि इम्पोर्टेंट थे। अब जो आगे फैक्टर आने वाले हैं वो सब एडिशनल बात है, ठीक है ना। इसका आगे चल के कोई उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है आपके टेक्स्ट बुक के लिए। अगर हम देखें तो टेक्स्ट बुक से इस पर कोई डिस्कशन नहीं किया गया है, ना तो इस पर क्वेश्चंस आपको बोर्ड पे मिलेंगे। लेकिन जो फैक्टर है उसको हम डिस्कस कर देते हैं, ज़्यादा डिटेल डिस्कशन नहीं करेंगे, लेकिन शॉर्टकट में ही हम लोग डिस्कशन करेंगे। लेकिन नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है, जानना ज़रूरी है कि और कौन कौन सा फैक्टर है जिस पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। तो अब जो आगे का फैक्टर पढ़ रहे हैं बस वो नॉलेज के लिए होगा। तो हमारा जो अगला फैक्टर है, फैक्टर नंबर 4, वो है नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। नेचर ऑफ रिएक्टेंट। तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट में भी अगर हम बात करें तो कई तरह से हम बात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे तो सबसे पहले हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन कैसा है। तो जनरली रिएक्शन वेदर आयनिक रिएक्शन है या कोवैलेंट रिएक्शन है। आयनिक रिएक्शन और कोवैलेंट रिएक्शन क्या है कि जैसे एक एग्जांपल देते हैं आयनिक रिएक्शन का, आयनिक रिएक्शन, ठीक है, और दूसरा है हमारा कोवैलेंट रिएक्शन। तो आयनिक रिएक्शन में अगर हम बात करें तो आयनिक रिएक्शन में क्या होता है, आयंस का एक्सचेंज होता है, ठीक है ना। आयंस आयनिक बॉन्ड से जुड़े होते हैं। जैसे एग्जांपल में हम लोग पढ़े थे AgNO3 में NaCl डाल दें तो क्या बन रहा था,
AgCl प्रेसिपिटेट बन रहा था ना, प्लस NaNO3 का सॉल्यूशन बन रहा था, है कि नहीं। ये एक्वस था, ये भी एक्वस था, ये वाला सॉलिड हो गया और ये वाला क्या हो गया, एक्वस हो गया। तो यहाँ पे आयंस का एक्सचेंज हुआ। HCl और NOH का रिएक्शन करवाएंगे तो क्या देगा, NaCl और वाटर। तो ये आयनिक रिएक्शन है। यहाँ पे Ag प्लस है, NO3 माइनस है, Na प्लस है, Cl माइनस है। तो यहाँ पर क्या होगा, आयंस का अदला बदली होगा। तो यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं लगता, यानी माइक्रो सेकंड में रिएक्शन हो जाता है। बस जो आयंस है Ag प्लस Cl माइनस Ag प्लस NO3 माइनस Na प्लस Cl माइनस, आपस में एक्सचेंज होने में टाइम नहीं लगता है, बस डाले और तुरंत एक्सचेंज हुआ, यानी माइक्रो सेकंड से भी कम समय में रिएक्शन हो जाता है, ठीक है ना। और दूसरा कोवैलेंट रिएक्शन। कोवैलेंट रिएक्शन में क्या होता है कि कोवैलेंट रिएक्शन में क्या होता है, H2Cl2 क्या होगा, 2HCl। तो यहाँ पर क्या होता है, पहले कोवैलेंट बॉन्ड टूटना पड़ता है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड है, ये टूटेगा। Cl के बीच में कौन है, कोवैलेंट बॉन्ड टूटेगा। तो पहले बॉन्ड टूटेगा तो टूटने में समय लगेगा और फिर क्या बनेगा, 2HCl। तो ये जो HCl का बीच में बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड बनने में टाइम लगेगा। तो टूटने में, फिर टूटने के बाद जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, इन सब में थोड़ा सा समय ज़्यादा लग जाता है। तो इस केस में रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो आयनिक रिएक्शन के केस में क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा और इस केस में रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज फास्टर और यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन इज क्या लिख सकते हैं, स्लोअर। इसके कंपेयर में ये क्या है, स्लो है। इसके कंपेयर में, स्लो भी नहीं हम कह सकते हैं, लेकिन इसके कंपेयर में ये स्लो है। इसी में एक चीज़ और है कि अगर हम एक बार होमोजीनियस रिएक्टेंट ले और एक बार हेट्रोजीनियस रिएक्टेंट ले तो किस में रेट फास्टर होगा, होमोजीनियस रिएक्टेंट ले, ठीक है, और एक बार क्या ले, हेट्रोजीनियस रिएक्टेंट ले, तो किस में रेट फास्टर होगा, ठीक है। यानी एक बार रिएक्टेंट मॉलिक्यूल गैस गैस है और एक बार रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या है, गैस लिक्विड है या सॉलिड लिक्विड है। ऐसा केस में किस में रेट ज़्यादा होगा, तो गैस गैस वाले जल्दी रिएक्शन करेंगे देन कंपेयर टू लिक्विड गैस या सॉलिड लिक्विड, ठीक है ना। तो जब जनरली होमोजीनियस रिएक्टेंट होंगे, लिक्विड लिक्विड वाले होंगे या गैस गैस वाले होंगे, तो ऐसे केस में जनरली क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन किसका ज़्यादा होगा, होमोजीनियस वाले। नेचर ऑफ रिएक्टेंट में एक पॉइंट और है कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है प्रोडक्ट के स्टेबिलिटी पर भी या रिएक्टेंट के स्टेबिलिटी पर भी। तो किस तरह से डिपेंड करता है वो हम देखेंगे। तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट में हमारा जो तीसरा पॉइंट है, तो इस केस में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट के। प्रोडक्ट हमारा जितना ज़्यादा स्टेबल होगा रिएक्शन का रेट उतना ज़्यादा होगा, या तो हम कहेंगे प्रोडक्ट हमारा जितना अनस्टेबल होगा, अगर हम कहें कि रिएक्टेंट जितना ज़्यादा अनस्टेबल होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा अनस्टेबल होगा रिएक्टेंट, जितना ज़्यादा अनस्टेबल होगा रिएक्टेंट उतना जल्दी रिएक्टेंट क्या होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम बात करें नेचर ऑफ रिएक्टेंट की, तो रिएक्टेंट के बारे में बात करना होगा, इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट का स्टेबिलिटी जितना कम होगा यानी अनस्टेबल होगा, रिएक्शन का रेट उतना ही ज़्यादा होगा। या तो उसी को हम उल्टा कर सकते हैं, प्रोडक्ट जितना ज़्यादा स्टेबल होगा रिएक्शन का रेट उतना ज़्यादा होगा। रिएक्टेंट अनस्टेबल होगा तो प्रोडक्ट क्या होगा, स्टेबल होगा। रिएक्टेंट जितना ज़्यादा अनस्टेबल प्रोडक्ट उतना ज़्यादा स्टेबल। तो एक एग्जाम्पल से हम यहाँ समझते हैं कि जैसे हम यहाँ एक एग्जाम्पल लेते हैं
ROH ये अल्कोहल है और इसको हम किस में डाल दिए, पानी में डाल दिए। तो अल्कोहल कैसे टूटेगा जी, हम दो यहाँ रिएक्शन ले रहे हैं। इसका रेट है R1 और इसका रेट है R2। तो आपको बताना है पानी में जाने के बाद अल्कोहल और फेनॉल कौन तेज़ी से रिएक्शन करेगा। तो पहले जान ले रिएक्शन किस तरह से करेगा। ROH जब पानी में डालेंगे तो ये क्या होगा, एसिड है ना, एक तरह का एसिड है दोनों, H+ रिलीज करेगा। तो H+ रिलीज करेगा तो क्या बनेगा, RO- अल्कोक्साइड आयन, पढ़े हैं ना इसके बारे में, और H+ आयन दिया। फेनॉल उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये तो और आसानी से देगा क्या, H+, तो क्या बन जाएगा O- प्लस H+। इसको क्या कहते हैं हम लोग, फेनॉक्साइड आयन। इसको क्या कहते हैं हम लोग, अल्कोक्साइड आयन। और ये कौन सा आयन है, फेनाइल लगा हुआ है, ऑक्सीजन है, उस पर माइनस है, तो फेनॉक्साइड आयन। तो नाम याद रहना चाहिए, अल्कोक्साइड आयन और फेनॉक्साइड आयन। हेलोल्केन्स और हेलोरिन्स में है ये, है कि नहीं। हेलोल्केन्स और हेलोरिन्स, इससे पहले वाला जो लेक्चर था वो हेलोल्केन्स और हेलोरिन्स पे था, उस पर हमने सीखा था कि RO- था, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में अटैक करता था। और ये फेनॉक्साइड, ये भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा, इथर का फॉर्मेशन। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हमें R1 और R2 पता लगाना है, कौन फास्टर है, R1 फास्टर है कि R2 फास्टर है। तो दोनों एक ही तरह से रिएक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, दोनों एक जैसा रिएक्शन कर रहा है। तो अगर हम बात करें कि अल्कोहल जो है ना और फेनॉल में, तो अल्कोहल क्या है और फेनॉल में अगर हम बात करें, ये लेस स्टेबल है, फेनॉल क्या है, लेस स्टेबल है। और ये वाला क्या है, थोड़ा ज़्यादा स्टेबल है। ये वाला क्या है, इसके कंपैरिजन में ये क्या है, मोर स्टेबल है या स्टेबल है, ठीक है ना, इसके तुलना में ये ज़्यादा स्टेबल है। तो अभी हम क्या बोले थे, रिएक्टेंट जितना लेस स्टेबल होगा वो जल्दी प्रोडक्ट बनाएगा। तो लेस स्टेबल वाला को हमेशा क्या होगा, यानी कहने का मतलब ये क्या है, लेस स्टेबल कहने का मतलब ये अनस्टेबल है, ये तुरंत पानी में घुलने के बाद तुरंत H+ आयन देगा और क्या बना लेगा, स्टेबल प्रोडक्ट बना लेगा। तो यहाँ पर क्या बना लेगा, ये स्टेबल प्रोडक्ट बना लेगा। और ये मोर स्टेबल है तो जल्दी H+ देगा ही नहीं, स्टेबल है पहले से, तो इसको H+ देने का टेंडेंसी कम है, यानी जो अल्कोक्साइड आयन होगा वो क्या होगा, ये क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। और ये वाला क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। तो अभी हम क्या लिखे कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। तो किस प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी ज़्यादा है, इसका। तो जितना ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज़्यादा। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, R1 से ज़्यादा रेट किसका होगा, R2 का, यानी R2 इज ग्रेटर देन R1। तो ये जल्दी रिएक्शन टेक प्लेस होगा देन इस रिएक्शन के रेस्पेक्ट में, क्योंकि ये हमारा अनस्टेबल है, स्टेबिलिटी इसका कम है, और स्टेबिलिटी जितना कम होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज़्यादा होगा। तो इस तरह से हमने नेचर ऑफ रिएक्टेंट के बारे में बात कर लिया। अब हमारा जो अगला फैक्टर है वो है फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। तो हमारा 5वां रेट ऑफ रिएक्शन है फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। तो अगर हम बात करें फिजिकल स्टेट के बारे में, तो जनरली देखा गया है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है सबसे कम, अगर रिएक्टेंट सॉलिड है तो वहाँ रेट ऑफ रिएक्शन सबसे कम होगा।
लिक्विड में उससे रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा और सबसे ज़्यादा किस में होगा, गैस में। तो गैस रिएक्टेंट, गैस वाले रिएक्टेंट का जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है बहुत ज़्यादा होता है, यानी गैस मॉलिक्यूल बहुत तेज़ी से रिएक्शन करते हैं देन एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड। तो होता क्या है कि सॉलिड में मॉलिक्यूल क्या होते हैं, एकदम पास पास में होते हैं ना, एकदम एक दूसरे के टच में होते हैं, लेकिन लिक्विड में क्या होता है, थोड़ा सा डिस्टेंस पे होता है कि नहीं। और गैस में क्या होता है ना कि मॉलिक्यूल क्या होता है, बहुत दूर दूर पे होता है और रैंडम मोशन पे होता है। गैस मॉलिक्यूल में क्या होता है, रैंडम मोशन होता है, और इन सब में रैंडम मोशन नहीं होता है। एनर्जी ज़्यादा होता है, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होता है गैस मॉलिक्यूल का। तो गैस मॉलिक्यूल आपस में तुरंत टकराते जाएगा और टकराएगा, एनर्जी ज़्यादा है, रिएक्टेंट क्या होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कोलिजन के द्वारा क्या होगा, रिएक्टेंट आसानी से टकराएगा, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल तेज़ी से टकराएगा क्योंकि रैंडम मोशन है, और आसानी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। लेकिन सॉलिड में देखा जाए तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास उतना एनर्जी नहीं है कि वो मूवमेंट करे, और रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ऐसे केस में बहुत कम होगा। तो गैस मॉलिक्यूल का रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इस पॉइंट में ज़्यादा कुछ विशेष नहीं है, बस इतना सा है कि गैस का रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। तो हमारा जो अगला फैक्टर होगा वो होगा सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। तो हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करता है रिएक्टेंट के। अगर सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा, रिएक्शन का गति उतना ज़्यादा होगा, रिएक्शन का रेट उतना ही ज़्यादा होगा। कैसे हम बता सकते हैं कि जैसे अगर हम बात करें कि एक कंटेनर में क्या लें, वाटर लें, ठीक है। तो इस कंटेनर में क्या है, वाटर है, और हमको क्या बनाना है, शरबत बनाना है। तो रेट ऑफ सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, जनरली हम कैसे रिएक्टेंट के बारे में बात कर रहे हैं, हम जनरली सॉलिड रिएक्टेंट के बारे में बात कर रहे हैं। कैसे रिएक्टेंट के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर, सॉलिड रिएक्टेंट। हमारा जो रिएक्टेंट होना चाहिए वो सॉलिड होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हमको यहाँ पर शरबत बनाना है तो चीनी किस तरह का लेंगे, चीनी का एक हमारे पास बड़ा दाना वाला क्यूब है, यानी एक चीनी का बड़ा ऐसा क्यूब है। तो हमारे पास चीनी का एक क्यूब है बड़ा ऐसा, और एक चीनी ऐसा है जो कि पाउडर फॉर्म में है, यानी छोटा छोटा क्रिस्टल है, ठीक है ना। जनरली हम इसको पाउडर फॉर्म कर रहे हैं। तो कौन चीनी जल्दी पहले घुलेगा, ये बड़ा क्रिस्टल चीनी का या पाउडर वाला चीनी जल्दी घुलेगा? पाउडर वाला जल्दी घुलेगा। क्यों? क्योंकि पाउडर वाला का सरफेस एरिया क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो पाउडर्ड फॉर्म हैज ग्रेटर सरफेस एरिया। पाउडर्ड फॉर्म के पास ग्रेटर सरफेस एरिया। ऐसा कैसे? क्योंकि जब एक क्रिस्टल को अगर हम तोड़ते जाएंगे तो एक नया सरफेस बनते जाएगा, है कि नहीं। जब हम किसी क्रिस्टल को तोड़ेंगे तो उसका एक नया सरफेस बनते जाएगा। अगर इसी तरह उसको ब्रेक डाउन करते जाएंगे तो एक समय क्या बन जाएगा, पाउडर। तो पाउडर्ड फॉर्म में क्या होता है ना, सरफेस एरिया मैक्सिमम हो जाता है। तो जनरली जब हम जिंक का रिएक्शन करवाएंगे एसिड के साथ, या कभी भी हम कोई मेटल का रिएक्शन करवाएंगे, तो जनरली मेटल को हम लोग ग्रेनुअल्स फॉर्म में लेंगे, यानी पाउडर्ड फॉर्म में लेंगे। तो क्यों लेते हैं? क्योंकि पाउडर्ड फॉर्म का जो ग्रेनुअल्स फॉर्म होता है मेटल्स का, वो उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, तो वो जल्दी रिएक्शन करता है देन एज़ कम्पेयर टू मेटल का। अगर हम कोई पीस लेंगे तो कोशिश करेंगे कि हम पाउडर्ड फॉर्म में लें ताकि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो हम यहाँ किस तरह से लिख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये था, इसके बारे में भी कुछ ज़्यादा विशेष नहीं जानना है। अब जो सातवां जो फैक्टर है वो थोड़ा सा अलग है। तो हमारा जो सातवां फैक्टर है वो है इंटेंसिटी ऑफ लाइट।
तो हमारा 7th फैक्टर है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो यहां पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट कहने का मतलब अब जो रिएक्शन आ रहा है वो फोटोकेमिकल रिएक्शन होगा। वो कैसा रिएक्शन होगा? फोटोकेमिकल रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। ये फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या होता है जी? तो फोटोकेमिकल रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जो लाइट के प्रेजेंस में हो। कुछ रिएक्शन ऐसे रिएक्शन जो लाइट के प्रेजेंस में, लाइट अगर नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होगा। तो फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या है? जो लाइट के प्रेजेंस में, यानी इसको हम लोग कहते हैं फोटो सेंसिटिव रिएक्शन। क्या कहते हैं हम लोग? फोटो सेंसिटिव रिएक्शन, यानी लाइट के प्रेजेंस में। तो एक एग्जांपल देते हैं हम लोग फोटोकेमिकल रिएक्शन का, H2 + Cl2 फोटोन के प्रेजेंस में। ये Hν क्या है? एनर्जी ऑफ फोटोन। Hν क्या है? एनर्जी ऑफ फोटोन, यानी एक फोटोन पड़ेगा तो ये है एनर्जी है। किसका एनर्जी है? Hν क्या होता है? एनर्जी होता है ना, एनर्जी ऑफ फोटोन। तो फोटोन जैसे पड़ा तो क्या बन गया? ये HCl में। कैसे बना? जैसे लाइट पड़ा, यहाँ H था, होमोलिसिस हुआ, टूट गया, फ्री रेडिकल बना। Cl2 था, तो बीच से जैसे लाइट पड़ा तो यहाँ पर क्या हुआ? टूट गया, Cl फ्री रेडिकल बना, H फ्री रेडिकल बना, H फ्री रेडिकल और Cl फ्री रेडिकल बन के क्या बन गया? HCl बन गया। तो यहाँ पर होमोलिसिस हुआ। तो जितना ज़्यादा फोटोन पड़ेगा उतना ज़्यादा इंटेंसिटी होगा। जितना ज़्यादा फोटोन आएगा इंटेंसिटी उतना ज़्यादा होगा। अगर हम 2 बल्ब लिए, एक 100 वाट वाला, एक 200 वाट वाला, तो 100 वाट वाला कम फोटोन इमिट करेगा, 200 वाट वाला ज़्यादा फोटोन इमिट करेगा। तो जितना ज़्यादा फोटोन उतना जल्दी रिएक्शन, और जितना ज़्यादा फोटोन गिरेगा इंटेंसिटी उतना ज़्यादा। इंटेंसिटी क्या होता है? नंबर ऑफ फोटोन फॉल्स ऑन पर यूनिट एरिया। तो पर यूनिट एरिया में जितना ज़्यादा फोटोन पड़ेगा या पर यूनिट एरिया में जितना फोटोन गिर रहा है उसी को इंटेंसिटी कहेंगे। तो जितना ज़्यादा फोटोन गिरेगा एक यूनिट एरिया में, इंटेंसिटी उतना ज़्यादा होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज़्यादा होगा। कब? फोटोन का संख्या लाइट का ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा फोटोन तो इंटेंसिटी ज़्यादा, और इंटेंसिटी ज़्यादा तो ज़्यादा फोटोन गिर रहा है तो ज़्यादा रिएक्शन का रेट हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो लाइट का इंटेंसिटी जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा फोटोन गिरेगा, और उतना ज़्यादा फोटोन गिरेगा उतना जल्दी रिएक्शन होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो ये कुछ फैक्टर थे 6-7, जिसमें कि आपको हमारा जो 2 फैक्टर इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और दूसरा टेम्परेचर ऑफ रिएक्टेंट। इन दोनों फैक्टर पे आगे डिटेल डिस्कशन होगा, और आगे का जो आने वाला 4-5 वीडियो होगा वो होगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे बेस्ड होगा। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे दूसरा फैक्टर हमारा टेम्परेचर। तो किस तरह रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, उस पर भी 2-3 वीडियो आएगा, और जिस पे हम लोग पढ़ेंगे आर्हेनियस इक्वेशन, जिसमें नया नया टर्म आएगा, एक्टिवेशन एनर्जी, रेट कांस्टेंट। तो ये सब चीज़ हम लोग आगे आने वाली वीडियो पे पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।